गाड़ी में अपने पति के साथ बैठी सलोनी अपने ससुराल की ओर बढ़ रही थी। दूल्हा दुल्हन की गाड़ी के साथ पीछे जा रही थी 3 बड़ी बड़ी गाड़ियां जो सोने चांदी और गिफ्ट से भरी हुई थी। जैसे ही गाड़ी कुंती निवास के सामने पहुंचती है, पूरा मोहल्ला वहां जुट जाता है। बाप रे बाप, बहू तो बहुत कुछ लेकर आई है। देख लिया निर्मला, मैं तो पहले ही कह रही थी ये कुंती इस बार कोई बड़ी चाल चल रही है। जिस हिसाब से दबे पांव छिप छिपा कर कुंती ने ये रिश्ता किया है, झोल तो बड़ा लगता है। जो भी हो, पैसे वाली लड़की ले आई कुंती तो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, भगवान सारी दौलत इस जैसे 2 नंबरी औरतों को ही क्यों दे देता है। तभी गाड़ी से सोने से लदी सलोनी उतरती है, पर उसे देखकर सभी का मुंह उतर जाता है। तो ये था वो झोल पवन को बेच कर आई है कुंती। ऐसी खाली लड़की, वो भी इतने सुंदर लड़के के साथ, वो भी सिर्फ पैसे के लिए। कुंती तो पैसे से खुश हो जाएगी, पर पवन बेचारा कितने दिन इस लड़की को बर्दाश्त कर पाएगा। गृह प्रवेश के लिए सलोनी दरवाजे तक जाती है, पर अंदर तो गृह प्रवेश का कोई इंतजाम ही नहीं था। अरे तू भाभी का मुंह क्यों ताक रहा है विनीत? कोई स्वर्ग से उतरी अप्सरा नहीं लेकर आया है तेरा भाई। बाहर जा और गाड़ी से सारा सामान उतरवा। और तू पवन मेरे कमरे में आ जा, चल। और ये सलोनी? अरे बच्ची तो नहीं है, ये कि बताना पड़ेगा कि सामने वाला कमरा तुम्हारा है। जाओ जाकर कपड़े बदल लो, और हाँ, नींद आए तो सो जाना। ये मत सोचना कि मेरा बेटा तुम्हारे पास आएगा। शक्ल देखिए अपनी, बड़े घाटे का सौदा कर आए हम तो भगवान। सभी के सामने सर झुकाए सलोनी सीधा अपने कमरे में चली जाती है। तो कुछ ऐसे हुआ सलोनी का अपने ससुराल में स्वागत। पूरी रात पवन के इंतजार में सलोनी सोती नहीं। 4 बज गए, अब सोकर भी क्या करूंगी, पता नहीं ये कहाँ रह गए। सलोनी उठकर नहा धोकर पूरे घर में झाड़ू पोछा करती है। उसके बाद सीधा रसोई में चली जाती है। अपने घर की खिड़की से कुंती निवास की नई बहू को रसोई में काम करता देख सुषमा कहती है, अरे बहू, कल रात को तुम आई हो और अभी रसोई में आ गई, और ये झूठे बर्तन क्यों धो रही हो? अभी तो मेहंदी में नहीं उतरी तुम्हारे हाथों की। घर की इकलौती बहू हूँ, घर तो संभालना पड़ेगा ना आंटी जी। हे भगवान, ये सारे अच्छे लोग कुंती को ही क्यों मिलते हैं। सलोनी खाना बनाकर सभी को परोसती है। पवन जी, ये आपकी मनपसंद बैंगन की सब्जी। एक मिनट, इतनी हड़बड़ी में तुम दोनों की शादी हुई। कल रात पवन तुम्हारे पास था नहीं, तुम दोनों ने पहले बात की नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चला कि इसे बैंगन की सब्जी पसंद है? ए पवन, बता तो, कहीं तो इसके कमरे में तो नहीं गया था? नहीं मम्मी, मैं तो पूरी रात बाहर सोफे पर सो रहा था। भाभी को मैंने बताया कि भैया को क्या पसंद है। हो गया, अब इन चीज़ों को छोड़िए और खाना खाइए कुंती जी। नाश्ते के बाद कुंती सलोनी के कमरे में जाती है और उससे कहती है, कल रात को अपने मायके से जो गहने पहन कर आई थी ना तुम, कहाँ है वो गहने? यही मेरे पास है मम्मी जी, लॉकर में। ये झुमका तुम्हारे गहनों में ही था ना? बाहर सोफे पर मिला मुझे, इसीलिए कहती हूँ कुछ चीज़ें घर के बड़ों के हाथ में ही शोभा देती है। लाओ वो गहने मुझे दे दो, मैं अपने पास संभाल कर रखूँगी। वरना जैसे तुमने ये झुमका गिराया है, पता चला गहनों को भी वहाँ रखकर भूल गई। और सलोनी के पास से उसके गहने तक कुंती अपने पास ले लेती है और आराम से उसके मायके से आए गिफ्ट्स एक एक करके खोलना शुरू कर देती है। चांदी का प्याला बोला था मैंने, और ये फूंक से भी हल्का प्याला दे दिया तुम्हारे मायके वालों ने। मतलब कि ये 2 गाड़ियाँ सिर्फ दिखाने भर की थी। अरे मेरी ही गलती हो गई, सामान पैकिंग के समय ही मुझे चेक करना चाहिए था। और ये सोफा सेट कितना कमज़ोर है भाई, ऐसा कोई देता है क्या? जितना कुछ हुआ पापा ने सब कुछ देने की पूरी कोशिश की है मम्मी जी। उन्होंने तो अपने गांव का घर भी बेच दिया, शादी के लिए 20 लाख का लोन भी उठाया है पापा, पता नहीं वो कैसे चुकाएंगे। अरे भाई, जब इतनी तकलीफ थी तो अपनी ही बिरादरी के किसी गरीब लड़के से शादी कर देते तुम्हारी। नहीं, उन्हें तो अपनी काली सी लड़की को किसी ऊंचे घराने के सुंदर लड़के के घर में भी आना था। ये कहकर कुंती प्याला फेंक कर कमरे में चली जाती है। अपनी सास का ये बर्ताव देखकर सलोनी फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ़ कर दो सलोनी, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए थी, पर मैं अभागा ये नहीं कर पा रहा हूँ। अपनी माँ के सामने मैं कुछ नहीं कह पाता। बचपन में बहुत किया है मम्मी जी ने मेरे लिए, ये मैं नहीं भूल सकता। मैं अपनी माँ के अगेंस्ट तो नहीं जाऊँगा, पर पति का प्यार मैं तुम्हें दूंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। अरे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम सांवली हो या गोरी, और मुझे तो तुम्हारे घर वालों से एक फूटी कोड़ी नहीं चाहिए थी, पर मेरी माँ की जिद के आगे मैं हार गया। आप मेरे साथ हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं मम्मी जी का मन बदल दूंगी।
अपनी हिम्मत हार चुकी सलोनी को जैसे ही पवन का साथ मिलता है उसकी जान में जान आती है और वो पूरी मेहनत कर अपने ससुराल को संवारने में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक रात कुंती अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी कि उसे अपने बेटे के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। छोड़िए ना पवन जी। अब अपनी बीवी को गुदगुदी भी नहीं कर सकता क्या मैं? इस लड़के को मना किया था मैंने कि सलोनी से दूर रहना, पर नहीं जी, इससे ये बर्दाश्त ही नहीं होता। अब जल्द से जल्द विनीत के लिए लड़की ढूंढ कर लानी होगी और उसके बाद सलोनी को टाटा बाय बाय कर दूंगी और पवन की दूसरी शादी करवा दूंगी। घर में पैसे भी आ गए और काली बहू से छुटकारा भी मिल गया। अरे वाह कुंती, क्या दिमाग है तेरा। इसके माँ बाप को क्या लगा था इतना सब कुछ देने के बाद वो अपनी ये काली हमारे मुंह पर थोप देंगे? अरे ना समझी जी, बड़ा गलत सोचा आपने। मेरा बस चले तो मैं इस कल हुई को अभी इस घर से निकाल दूं, पर अगर ऐसा करूंगी तो मार्केट में ये बात फैल जाएगी, फिर विनीत के लिए अच्छे घर की लड़की मिलना मुश्किल हो जाएगा। कुंती पवन के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है। उठकर पवन दरवाज़ा खोलता है। अब आप इस वक्त मम्मी सब ठीक तो है ना? तुम्हारे पापा कह रहे थे कि अब विनीत की शादी कर देनी चाहिए। ऐसे भी तुम दोनों की शादी को 8 महीने हो चुके हैं, तो अब अपने भाई की भी सोचनी शुरू कर दो। और कुंती बड़े से बड़े घर में अपने बेटी की शादी की बात चलाने की पूरी कोशिश करती है। लड़की ऊंचे घराने की होनी चाहिए पंडित जी, और रूप रंग में खरा सोना। पहली बार में तो हमें उतनी समझ नहीं थी। खैर देखिए, जला हुआ सोना घर आ गया ना, इस बार यह गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसी बात है तो मेरी नज़र में एक लड़की है, अभी अभी वकालत कंप्लीट हुई है उसकी। पिता भी ऊंचे विभाग में, नयन नक्श भी तीखे है प्रिया के। अरे बस, तो फिर दोनों परिवारों के मिलने के लिए एक तारीख निकाल लीजिए पंडित जी। और कुंती एक ही मुलाकात में प्रिया से अपने बेटे का रिश्ता तय कर देती है। पहली ही मुलाकात में ये रिश्ता हो जाएगा, ये मैंने नहीं सोचा था बहन जी। अब से हमारी ये बेटी आपकी अमानत हुई। और बहू बनकर प्रिया कुंती निवास आ जाती है। इतने बड़े घराने की लड़की को अपनी बहू बनता देख कुंती क्यों ना सारी रस्में करती। वो दरवाजे पर अनाज का कलश रखती है और अपने बहू बेटे की आरती करती है। उसे देखकर सारे पड़ोसी आपस में फुसफुसाने लगते हैं। शादी में खातिर कम नहीं हुई थी जो तुम दोनों अभी भी बड़बड़ा रही हो। अब अपने घर भी जाओगी कि रात का खाना भी यहीं खाकर जाओगी? हाँ तो जा ही रहे हैं। अच्छे लोग और शांति कुंती निवास में ज्यादा देर टिक नहीं सकती। अभी अंदर मत आ बहू, पहले मैं तुझे काला टीका लगा दूं, वरना तुझे तो मेरी ही नजर लग जाएगी। भगवान करे ऐसी सास सभी को मिले मम्मी जी। भगवान करे मम्मी जी ऐसी ही रहे, वरना पता चला वो प्रिया के साथ भी वही करने लगी जो उन्होंने मेरे साथ किया था। मम्मी ऐसा भूल कर भी नहीं करेगी। वो जानती कि प्रिया इतने अच्छे घर की लड़की है कि अगर वो उसे परेशान करेगी तो प्रिया भी चुप नहीं बैठेगी। तो फिर मेरे साथ ये सब इसलिए क्योंकि पापा उतने बड़े घर के नहीं थे? तुम्हारे साथ ये सब इसलिए क्योंकि तुम सांवली हो और मम्मी ने तुम्हारी इस कमी को ढकने के बदले तुम्हारे मायके वालों को कंगाल कर दिया। प्रिया अपने कमरे के अंदर जाती है जहां उसका कमरा सुहाग रात के लिए फूलों से सजाया गया था। सलोनी प्रिया से बात करने लगती है और ये देखती ही कुंती सीधा उसके कमरे में पहुंच जाती है। इस वक्त विनीत को यहाँ होना चाहिए, तुझे नहीं सलोनी। अपना घर तो तुझसे संभल नहीं रहा और यहाँ बैठ गई। जा रसोई का काम संभाल। आप गलत समझ रही हैं मम्मी जी। भाभी तो यहाँ दूध का ग्लास रखने आई थी, मैंने ही उन्हें रोक लिया। और अभी तो हम शादी से लौटे हैं, आज कौन सा काम बाकी है रसोई में। भाभी जी भी तो थक गई होंगी ना। अरे मेरी लाडो, तू नहीं जानती, तेरी जेठानी को काम करने की बीमारी है, किसान की बेटी है ना। और इस तरह कुंती सारी बात सलोनी पर ही डाल देती है। अगली सुबह प्रिया उठकर रसोई में जा रही थी कि कुंती कहती है, अरे अब तुम कहाँ उस चूल्हे में काली पीली होने जा रही हो बहू? यहाँ बैठो हमारे साथ, अंदर सलोनी है ना, वो देख लेंगे सब। पर अब तो मैं आ गई हूँ ना मम्मी जी, तो भाभी सब अकेले क्यों करे, शोभा नहीं देता। अब मैंने देखा सुबह झाड़ू पोछा भी उन्होंने ही किया। तभी हाथ में चाय की ट्रे लिए सलोनी वहाँ आती है। तुम फिक्र मत करो प्रिया, मम्मी जी ने बताया ना मुझे आदत है। प्रिया का सलोनी की तरफ झुकाव देखकर कुंती की टेंशन बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही 1 महीना निकल जाता है। प्रिया घर में जो भी लाती, एक खुद के लिए और एक अपनी जेठानी के लिए, वो सलोनी को जरा भी मायूस नहीं होने देती। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। अब कौन समझाए इस प्रिया को कि जेठानी किसी की सगी नहीं होती, पर इसे तो समझना ही नहीं है। इससे पहले कि सलोनी से ये ज़्यादा बातें करे और सलोनी से कुछ भी बताए, मुझे सलोनी का पत्ता साफ करना होगा। पूरी रात कुंती अपना दिमाग दौड़ाती रहती है कि कैसे वो सलोनी से पीछा छुड़ाए, और उसी में पूरी रात निकल जाती है।
अगली सुबह कुंती सभी के सामने सलोनी को अपने पास बुलाती है। इधर आना जरा सलोनी, मुझे तुमसे बात करनी है। बात तो मुझे भी करनी है मम्मी जी। तो आज तुम ही पहले बोल लो बड़ी बहू, तुम्हारी सास तो 24 घंटे बोलती रहती है, आज तुम्हारी भी सुन ले। आप दादा बनने वाले हैं पापा। अरे जीती रहे प्रिया बहू, जीती रहे। देखा जी, मुझे पूरा भरोसा था इस घर का चिराग मेरी छोटी बहू ही देगी। बहू को आए 4 दिन नहीं हुए कि इस बच्ची ने इस घर को वारिस भी दे दिया। अरे मम्मी आप गलत समझ रही हैं, ये खुशखबरी प्रिया ने नहीं सलोनी ने आपको दी है। अरे ये तो सावली है, इसका बच्चा अगर सावला पैदा हो गया तो नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे बच्चे को गोद में भी नहीं ले पाऊंगी। OMG, बेबी आने वाला है भाभी। आप तो बस आराम और आराम करो, सब कुछ हम लोग देख लेंगे। भाभी चलिए पहले कमरे में चलिए, मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। मैं भी आ रहा हूँ भाभी। मैं अभी मिठाइयाँ लेकर आता हूँ। अरे मीठा नहीं, मुझे ना कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। तो हम ले आएंगे खट्टा। इस तरह पूरा घर सलोनी के आगे पीछे करने लगता है, जिसे देखकर कुंती तो और टेंशन में आ जाती है। अगर ये बच्चा हो गया तो पवन कभी भी सलोनी को छोड़ने राजी नहीं होगा। मैं अपने जवान बेटे को अपने पल्लू से जाने नहीं दे सकती। यह बच्चा ही कांटा है, इसे ही निकालना होगा। अगले दिन से कुंती सलोनी से फिर से सारे काम करवाने लगती है। ऐसा लगता है क्या पोछा? जमीन पर झुककर पोछा मार और जोर से ताकत लगा। पोछा लगाते लगाते ही जमीन सूख जानी चाहिए, पर नहीं, तुझे तो गीला पोछा लगाना है जिससे मैं गिर जाऊं और तू आजाद हो जाए। मेरी कमर में बहुत जोरों का दर्द है मम्मी जी, इससे ज्यादा मैं नहीं झुक पा रही हूँ। अपने कमरे से बाहर आते ही प्रिया सलोनी को पोछा लगाते देखती है। मोपिंग तो है ना मम्मी जी, भाभी उसी से पोछा लगा देती। तुम बीच में मत बोलो प्रिया, तुमने इसे सर पर चढ़ा कर रखा है। ऐसा तो नहीं है कि इस दुनिया में कोई औरत पहली बार मां बन रही है। मैंने भी 2 बच्चे जने हैं, इसके अलावा 3 तो खराब भी हो गए थे मेरे। तो मैं मर गई क्या? पोछा हो जाए तो जाकर सभी के लिए नाश्ता तैयार कर देना। पसीने से लथपथ एक हाथ में अपना कमर पकड़े सलोनी पोछा लगाने के बाद सभी के लिए नाश्ता बनाकर जैसे ही आकर पंखे के नीचे बैठती है, कुंती कहती है, अरे जा कपड़े धो ले बहू, नाश्ता तो तूने सुबह ही कर लिया था, मैंने देखा था। ड्राई फ्रूट्स खा रही थी तू। तो अब कपड़े देख ले, और हाँ, हाथ से धोना। सारे नए कपड़े निकाले मैंने। मशीन में कपड़े धुलने से खराब हो जाते हैं, और उन्हें धोने के बाद ड्रायर में मत सुखाना, हाथ से निचोड़ निचोड़ कर सुखाना। धूप अच्छी खिली हुई है तो आधे घंटे में कपड़े सूख जाएंगे, फिर प्रिया उन्हें उतार लेगी। ये तो हद कर दी है मम्मी जी ने, कौन इतना अत्याचार करता है अपनी बहू पर। यहाँ तो जो भी है अजीब ही है। जब सलोनी कपड़े धो रही थी, उसकी मदद करने चुपके से प्रिया बाथरूम में पहुंच जाती है। मम्मी जी मुझसे तो बड़े प्यार से बात करती हैं, तो फिर आपके साथ उनका ऐसा व्यवहार क्यों है भाभी, क्या बात है? सावली जिठानी हो ना। वॉट? नो, छी, आई कैंट बिलीव दिस। आज के ज़माने में ऐसे रंगभेद करना, इट्स अ क्राइम यू नो। तू यहाँ से चली जा प्रिया, वरना मम्मी जी ने देख लिया तो वो मुझसे और 4 काम करवाने लगेंगी। कपड़े धोने के बाद जैसे ही सलोनी उन्हें सुखाने छत पर जाती है, पीछे से कुंती छत की सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है। अपनी सास के इस कारनामे से अनजान सलोनी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि उसका पैर उस तेल पर पड़ता है और वो फिसल कर गिर जाती है। मेरा पेट पवन जी। पेट के बल गिरने के कारण सलोनी की हालत गंभीर हो जाती है। सभी हड़बड़ाकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि सलोनी का बच्चा नहीं रहा और अब वो आगे भी मां नहीं बन पाएगी। ये सुनते ही आज तक चुप रहा पवन बोल पड़ता है। मिल गई शांति आपको मम्मी, ले ली जान आपने मेरे बच्चे की। क्यों किया मम्मी, आपने ऐसा क्यों किया? आप जैसी माँ मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। आपने सलोनी के साथ क्या कुछ नहीं किया, नौकरों से भी बदतर व्यवहार किया आपने मेरी सलोनी के साथ। दिन में 24 बार आप उसके माँ बाप को गालियां देती है, पर सलोनी चुप रही। उसका सिला आपने उसे ऐसे दिया कि उसका बच्चा मर गया। अरे वो बच्चा आपका भी तो कुछ होता था मम्मी। अभी तूने ना अपना बच्चा खोया है बेटा, इसलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। पर तूने सुना नहीं क्या डॉक्टर ने क्या कहा? अब सलोनी माँ नहीं बन सकती। उस बारे में भी तो सोच, तुझे अपना वंश भी तो आगे बढ़ाना होगा। मैं तो कहती हूँ दूसरी शादी कर ले बेटा। सलोनी की ऐसी हालत देखने के बाद भी कुंती हर रोज पवन को दूसरी शादी करने पर मजबूर करती रहती और सलोनी के साथ और भी बदतर व्यवहार करती ताकि वो खुद इस घर से चली जाए। एक दोपहर कुंती निवास में एक नोटिस आती है। ये नोटिस तो तेरे नाम का है, ये अरेस्ट वारंट है कुंती जी, आपने क्या कर दिया ऐसा? बहू को प्रताड़ित किया, उसके मायके वालों से मोटा दहेज लिया,
मैं गई थी भाभी के मायके, मैंने देखा किस हालत में उनके पेरेंट्स रह रहे हैं। उनके पास घर तक नहीं है, और होता भी कैसे, उसी को तो बेचकर उन्होंने आपके इस मोटे पेट को भरा था मम्मी जी। वो भी इसलिए क्योंकि आपकी बड़ी बहू सावली है। डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस के केस में पुलिस वाले आपकी पूजा करने आए हैं, और ये केस तो अब मैं लड़ूंगी और कोशिश करूंगी कि आपको कड़ी से कड़ी सजा मिले। पाप का घड़ा देर से ही सही भर जरूर जाता है मम्मी जी, और आपका तो भर कर छलक रहा था, ये तो होना ही था। कुंती को जेल हो जाती है और उसके पीछे से कुंती निवास में शांति और सुकून आ जाता है। ये कहानी है विमला निवास की, जहाँ सब कुछ शांति से चल रहा था। पर कौन जानता था कि विमला के घर बहुत जल्द अशांति आने वाली है। कैसे, चलिए देखते हैं। विमला अपने घर में बैठी टीवी देख रही थी। तभी उसकी एक सहेली उसके पास आती है और कहती है, क्या बात है विमला, तेरे घर में कुछ ज्यादा ही शांति है। अभी मेरे घर में मेरी छोटी बहू नहीं है ना, इसलिए जब वो आएगी तो देखना मेरे घर की शांति। ऐसा क्यों बोल रही हो विमला? तुम्हारी बड़ी बहू तो अपनी देवरानी की बहुत तारीफ करती है। वो इसलिए क्योंकि मेरी छोटी बहू अभी इस घर में नहीं रहती ना, इसलिए। वैसे वो आ रही है अगले हफ्ते, तब देखना इस घर की शांति। विमला ये बात बोल ही रही थी, तभी वहाँ विमला की बड़ी बहू सोनिया आती है और अपनी सास को जवाब देते हुए कहती है, माँ जी आप ऐसे क्यों कह रही है? रुचि काफी शांत है, और आप देखना जब वो आएगी ना तो इस घर में लड़ाई नहीं बल्कि और शांति हो जाएगी, या यूं कहे कि और चहल पहल हो जाएगी, क्योंकि रुचि के साथ सपना भी तो आ रही है। विमला सोनिया की बात का कोई जवाब नहीं देती और उसे चाय लाने को कह देती है, जिसके बाद सोनिया आंटी और सास के लिए चाय लाती है। कुछ देर बाद जब विमला की सहेली वहां से जाती है, तब सोनिया एक बार फिर अपनी सास से सवाल करती है, माँ जी अब दूसरों के सामने अपने घर की बुराई क्यों करती है? अब खुद जानती है, देवर जी भले ही बाहर रहते हैं, भले ही उन्होंने लव मैरिज की है, लेकिन फिर भी वो आपका कितना ख्याल रखते हैं। हाँ बहू तो सही कह रही है, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं है ना, बस इसलिए तेरे मुंह से उनके लिए इतनी तारीफें निकल रही है। जब तेरे देवर और देवरानी इस घर में आ जाएंगे ना, तब मैं तो उससे पूछूंगी कि तुझे कैसा लग रहा है। खैर अभी मुझे आराम करने दे, मैं थक गई हूँ बैठे बैठे। इतना बोलकर अब विमला अपने कमरे में चली जाती है और आराम करने लगती है, लेकिन सोनिया को समझ में ही नहीं आता कि उसकी सास ऐसा क्यों कह रही है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ कब एक हफ्ता गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। एक हफ्ते बाद आज रुचि अपने पति और अपनी बेटी के साथ अपने ससुराल आती है। उसके आते ही घर में चहल पहल हो जाती है। सभी खुश थे, लेकिन कौन जानता था कि उनकी खुशियों को बहुत जल्द नजर लगने वाली है। ऐसे ही एक दिन रुचि किचन में सपना के लिए चॉकलेट शेक बना रही थी। तभी वहाँ सोनिया आती है और रुचि से कहती है, रुचि तुम चॉकलेट शेक बना रही हो ना, तो एक काम करो, लगे हाथ बनाना शेक भी बना लो। सॉरी दीदी, मैं बनाना शेक नहीं बना सकती क्योंकि सपना को स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना। अरे अभी तो टाइम है, और वैसे भी जब सपना का टाइम होता है तभी तो राहुल का भी टाइम होता है। मैं उन दोनों को गाड़ी से छोड़ आऊंगी। दीदी आप अपनी गाड़ी की अकड़ किससे दिखा रही हैं? अरे माना कि आपके पास गाड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बात बात पर अपनी गाड़ी की अकड़ दिखाती रहेंगी। रुचि ये तुम क्या कह रही हो? भला मैं अपनी गाड़ी की अकड़ क्यों दिखाऊंगी? अरे वो गाड़ी भले ही मेरे पति ने ली है, लेकिन उस पे मैंने कभी अपना हक नहीं जताया। लेकिन अभी तो आप वही कर रही है ना। रुचि की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सोनिया को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे कहती है, बस रुचि बहुत हो गया, तुम तब से मुझे बोले जा रही हो, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रही। अरे मैं कुछ नहीं बोल रही, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी। और हाँ, अगर तुम्हें नहीं बनाना तो मत बनाओ। इतना बोलकर सोनिया अब खुद ही अपना काम करती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब आए दिन उन दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाइयाँ होने लगती है। ऐसे ही एक दिन रुचि अपनी कुछ सहेलियों को बुलाती है और उनके सामने अपने पति की तारीफ करती है। यार नेहा, तुम्हें पता है मेरे पति ना मेरी सास की बहुत सेवा करते हैं, उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं रखती। तुम्हें पता है जब भी माँ जी या बाबूजी कुछ मांगते उसी वक्त वो उनके सामने होता है। रुचि ये बात बोल रही थी, तभी वहां पर सोनिया आती है और सोनिया को देखकर वो जानबूझकर और फेंकने लगती है। ये देखकर उस समय तो सोनिया कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब रुचि की सहेलियां चली जाती है तो सोनिया रुचि से कहती है, रुचि तुमने खुद को क्या समझ रखा है? अरे तुम किसी के भी सामने कुछ भी बोलती रहोगी? दीदी मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जिसे सुनकर आप भड़क रही हैं? देवर जी सब करते हैं, भूलो मत, इस घर में मेरा पति सब करता है।
तुम्हारा पति कमाता है और सिर्फ तुम्हें ही देता है, लेकिन मेरा पति कमाता है तो वो इस घर को चलाता है। बस दीदी, बहुत बोली आपने और बहुत सुन लिया मैंने। बहुत देर से आप अपने पति के गुणगान किए जा रही हैं, लेकिन अब नहीं। आपको बता दूं, भले ही आपका पति इस घर में खर्चा देता होगा, लेकिन मेरा पति इस घर में खर्चे के साथ माँ बाबूजी की दवाइयाँ भी संभालता है। वो दोनों आपस में लड़ रही थी कि तभी वहाँ विमला आती है और उन दोनों को फटकार लगाकर चुप करवाती है। अपनी सास की फटकार सुनने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ रुचि और सोनिया के ससुर की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी तबीयत खराब होने के बाद उसकी इतनी बड़ी दुकान अब उसके दोनों बेटे ही संभालते हैं। गुजरते समय के साथ दोनों बहुओं में लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है कि उसका असर अब उनके बच्चों पर भी पड़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन राहुल और सपना आपस में खेल रहे थे, तभी सपना के कमरे का एक वाज राहुल से गिर के टूट जाता है। उस वाज को टूटता देख वो गुस्से में राहुल से कहती है, तू गवार है क्या? तुझे पता भी है ये वाज कितना महंगा था? पापा मेरे लिए इस वाज को दूसरे शहर से लेकर आए थे, लेकिन तुमने इसको तोड़ दिया। मुझे ये इतना पसंद था, लेकिन अब ये टूट गया। सॉरी सपना, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, गलती से मेरा हाथ लगा और गिरकर टूट गया। चुप करो। और तुम्हें तो इसकी कीमत भी पता नहीं होगी। तुम्हें क्या, तुम्हारे पापा को भी इसकी कीमत पता नहीं होगी। ताऊ जी ने और तुमने आज से पहले इतना महंगा वाज देखा है क्या? सपना ये बात बोल रही थी, तभी वहाँ विमला आती है और जोर से एक थप्पड़ मारती है। सपना अपनी दादी से सवाल करती है, दादी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वो इसलिए क्योंकि तू भी इस घर में रहकर इस घर की बदतमीजी सीख रही है। जैसे तेरे माँ बाप आपस में बोलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ठीक उसी तरह तुम दोनों की भी जुबान गंदी हो रही है। विमला का गुस्सा और उसकी ऊंची आवाज सुनकर अब सपना की माँ और राहुल की माँ यानी रुचि और सोनिया सपना के कमरे में आते हैं। माँ जी, आप सपना को इस तरह क्यों डांट रही हैं? वो इसलिए क्योंकि तुम दोनों की जुबान तुम्हारे बच्चे सीख रहे हैं। अरे अभी इनकी उम्र क्या है जो ये तेरा मेरा कर रही हैं? पहले तुम दोनों की लड़ाई हुई, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम दोनों इस घर में तेरा मेरा करने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम दोनों अपने पतियों को अपनी लड़ाई में लेकर आई, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तुम्हारी जुबान तुम्हारे बच्चे सीख रहे हैं। ये देखकर अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। माँ जी, आप बार बार बातों को गोल गोल क्यों घुमा रही है? साफ साफ बताइए क्या बात है? सोनिया की बात सुनकर विमला उन दोनों को सारी बात बताती है। ये सुनने के बाद सोनिया और रुचि की आंखें शर्म से झुक जाती है। क्यों? क्या हुआ? अब तुम दोनों की नजरें शर्म से क्यों झुक गई? तुम दोनों इस घर में लड़ झगड़ कर अपने बच्चों को यही तो सिखा रही थी ना कि किस तरह तेरा मेरा करना चाहिए। अरे इन दोनों की उम्र क्या है जो ये लोग माँ बाप पर जा रहे हैं, तेरा मेरा कर रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आखिर आगे चलकर इस घर का होगा क्या। दादी, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं कहूंगी जिससे आपको बुरा लगे। नहीं सपना, मैं तुझे माफ नहीं करने वाली, क्योंकि तूने बच्चों वाली गलती नहीं की। तूने वो गलती की है जो तुझे कभी नहीं करनी। और अगर आज मैंने तुझे माफ कर दिया तो तू आगे जाकर दोबारा यही चीज दोहराएगी। लोग सही कहते हैं, बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं, पर मेरे घर में बड़ों के अंदर दिमाग ही नहीं है। वो आपस में ही इस तरह लड़ते झगड़ते हैं जैसे न जाने वो लोग एक दूसरे के अपने नहीं बल्कि एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। अब जब बड़े ऐसे लड़ रहे हैं तो बच्चे तो ये देखकर सीखेंगे ही ना। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। हम लोग आपस की लड़ाई में ये भूल गए थे कि हमारे घर में बच्चे भी हैं। वो हमारी लड़ाइयों को देख रहे हैं। हाँ माँ जी, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। हम वादा करते हैं कि हम आगे से कभी तेरा मेरा नहीं करेंगे। लड़ाई झगड़ा हर घर में है, लेकिन हम कभी भी बच्चों के सामने नहीं लड़ेंगे। सोनिया और रुचि अपनी सास से माफी मांगती है, लेकिन उन दोनों की सास उन्हें माफ नहीं करती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर एक बार फिर सोनिया और रुचि अपनी सास के पास जाती हैं और उससे वादा करती है कि वो इस घर में आराम से रहेंगी, कभी लड़ाई नहीं करेंगे। उनका ये वादा सुनकर विमला उन्हें माफ तो कर देती है, लेकिन उन्हें एक वार्निंग देकर, जिसके बाद सोनिया और रुचि आपस में लड़ती तो थी लेकिन अकेले में। औरत या तो चालाक होती है या ताकतवर, लेकिन क्या हो जब घर में एक चालाक सास और ताकतवर बहू हो तो जीत किसकी होती है, ताकत की या चालाकी की? देख सुंदरी, साफ साफ बोल देता हूँ, बहू से पंगा ना लेना, बहुत ताकत है। सुना है ब्लैक बेल्ट है।
हाँ तो होगी मेरी जूती से, सास सास होती है, फिर बहू कोई ना क्यों हो। देख वो तो तू ठीक कह रही है, लेकिन बहू ने पहलवानी में कई मेडल जीते हैं, तो डोले शोले देख कर बात करना। डरा रहे हो? अरे डरे तो ना हम कलेक्टर से हैं और ना ही तहसीलदार से। आ जाए देख लेंगे। साथ रहना है तो सासू को सास कहना भी होगा और मानना भी होगा, नहीं तो। पति बीवी को कैसे समझाए कि बहू एक हाथ मारकर बंधा गिरा देती है, सास वाला भूत उतार ही दे तो अच्छा है। खैर शादी हो जाती है। शादी के बाद सास के सामने ही बहू की सहेली आ जाती है। हाय हाय आंटी जी, आप तो दीपा की सास लगी नहीं रही हो, ना शरीर में मांस ना हड्डी। अरे कैसे रहोगे दीपा के साथ? ओए, मेरी सास को कुछ कहने की जरूरत ना है। ठीक से रहेगी तो प्यार से रहेगी, नहीं तो कहाँ रहेगी भगवान भी ना जाने। सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो सोच लेती है कि इस बैल बुद्धि को वो ताकत से नहीं, सही दिमाग से गुलाम बना कर रखेगी। ना जी ना, हम पागल थोड़ी ना है जो पहलवान बहू के साथ पंगे लें हैं। अरे कल को हम ही को उठाकर फेंक दे तो। सुना है पहलवानों के माँ बाप का दिमाग भी घुटनों में ही होता है। अगर इसकी माँ ने इसे बताया ही ना हो कि सास क्या होती है तो तभी तो ऐसे बोल रही है। दीपा को सास की बात समझ में नहीं आती, लेकिन दीपा की सहेली समझ जाती है कि सास को दिमाग से खेलना आता है। अभी वो दीपा को कुछ भड़काती कि तुरंत दीपा बोल पड़ती है। अले मम्मी जी कैसी बात कर दी? अरे कतई हमारे माँ बाप का दिमाग घुटना में ना है। हमारी मम्मी ने तो बोला था कि सास को खुश रखना। अब तभी हम बोले कि आप खुश तो हम खुश। बाकी माँ ने क्या सिखाया वो तो मेरी रसोई देखकर ही पता चलेगा ना। हाँ हाँ, वो तो मैं तब देखूंगी ना, जब ये तेरी सहेली यहाँ से जाएगी तो किचन में लगेगी अपनी माँ की बात सुनकर। क्या? सहेली दीपा को इशारे से समझाती है कि उसकी सास माँ बाप का नाम लेकर उसे भड़का कर काम करवा रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। अब दीपा भी ये दिखाने के लिए कि उसके माँ बाप ने काम करना सिखाया है, रसोई का सारा काम करती है। सारा खाना बनाकर सास के सामने रखती है और फिर, सुन रहे हैं जी, बहू ने खाना बनाया है, आ जाओ। क्या बात है, बहू ने खाना बना दिया? इसके बाप ने तो बोला था कि मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी, काम वाली रख लेना। ससुर खाने की टेबल पर बैठता है, वो सारा खाना देखता है और अरे अरे क्या बात है बहू, तूने खाना बनाया? बहू को ससुर की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। ना जी, वो पड़ोस की गीता आई थी ना। हाय रे, पड़ोसन गीता का नाम सुनकर ससुर की तो मानो पंख ही लग जाते हैं। अच्छा जी, क्या बात है। वो कब आई? उसकी तो खुशबू से ही मुझे पता चल जाता है कि वो आई है। अरे बस करो, जरूरी नहीं बहू को भी ये बताना कि गीता के साथ तुम्हारी रामायण चल रही है। खाना ठूसो और कमरे में जाओ। माँ जी, कोई ना, पूरा गांव जानता है कि आप लोमड़ी की तरह चालाक हो, तो ससुर जी को गीता आंटी पसंद है। अच्छा, पता तो पूरे गांव को भी है कि तू पहलवान है, तो क्या सारे गांव वाले दरोगा बना देंगे तुझे? काम बोल बहू, अरे कमरे में जा, खाना बेटे के साथ ही खा। वो क्या है ना, हमारे घर में पति के बिना खाना खाने का रिवाज नहीं है। पति धीरे से बीवी को कहता है, क्या कर रही हो? डोले देखो उसके, एक बार मारेगी ना सारे दांत टूट जाएंगे। अरे वो तो पहले ही नकली है, कोई ना। लेकिन कोई कैसे ना। बहू को तो सास की बात बुरी लगती है। वो सास के सामने ही खाने की थाली उठाकर किचन में रख देती है। अब तो तुम्हें भी खाना बेटे के आने पर ही मिलेगा। और हाँ ससुर जी, किचन में मैंने ताला लगा दिया है, किसी की हिम्मत हो तो कमरे से आकर ले जाए। हाय रे, मेरा खाना छुपा कर चले गए। अरे रो मत, तू मेरा खा ले। बोला था ना बहू से संभल कर बात किया कर। ये वैसी वाली बहू नहीं कि सर पर पल्ला रखकर मम्मी जी करती रहे। देख लेना हरकत। बड़ा घमंड था तेरी चालाकी पर। अब देख, हिम्मत है तो जाकर बहू के पास से चाबी लेकर खाना खाकर दिखा मुझे। देखो जी, चैलेंज तो करो ही ना। कर तो मैं ऐसा दूंगी कि बहू खाना खुद लाकर मेरे सामने रखेगी, लेकिन रहने दो, फिर किसी दिन इसका बदला।
भरपाई तो बहू को करनी ही होगी, वो अभी जल्दी ही। सास बहू के बीच की तानातानी निकल पड़ती है। कभी सास बातों के फेरे में बहू को घुमाकर काम करवाती, तो कभी बहू सास को अपनी ताकत से डराकर शांत कर देती। लड़ाई बहुत अजीब थी, लेकिन थी तो लड़ाई ही। किसी न किसी की हार या जीत का होना तय था। फिर एक दिन, माँ जी, घर का सारा काम मैं करती हूँ, आप बस बैठे बैठे ऑर्डर देती हैं। मेरे हाथ पैर सब थक जाते हैं, तो मैंने सोच लिया है कि मैं अब से काम नहीं करूंगी। काम आप करेंगी, मैं ऑर्डर दूंगी। वैसे तो बेटा ऐसा होता नहीं कि कोई बहू सास को ऑर्डर दे, लेकिन तू चाहती है तो ऐसा कर लेते हैं कि घर का काम करने के लिए नौकरानी रख लेते हैं। क्या है ना, मैं तेरी तरह ताकतवर तो हूँ नहीं। हाँ हाँ, जो मर्जी है करना है करो, मैं चली सो। बहू चली जाती है। बहू की जाने के बाद, क्या बात है, घर में नौकरानी रखने की बात कर रही हो, वो भी तुम? सारा जीवन एक झाड़ू पोछे वाली नहीं रखी, एक एक पैसा बचाया, अब ऐसी बात कर रही हो? जिस औरत ने 200 रुपए की झाड़ू वाली नहीं रखी, वो बहू के आ जाने के बाद 6000 की काम वाली रख ले। होता है क्या ऐसे? काम तो घर में होगा और वो करेगी मेरी बहू ही। लेकिन जिस तेवर में बात कर रही थी ना, लग नहीं रहा कि अब वो घर का काम करेगी। आप ना बस करिए, मुझे तो जानती ही हैं, फिर भी बोल रहे हैं। अरे वो शेरनी है तो मैं भी तो लोमड़ी हूँ, लोमड़ी। अगले रोज एक नौकरानी आ जाती है। क्या बात है माँ जी, सुबह सुबह नौकरानी के दर्शन। ए, जरा चाय दी जाना कमरे में। बहू चली जाती है कि नौकरानी, भाभी जी जरा बता तो दो किचन में आकर कि चाय की पत्ती कहाँ है। अब हाँ, आ रही हूँ। बहू जरा उसे बता दे कि हम लोगों के घर में कैसी चाय पी जाती है। और हाँ, बहू गांव की है ना, तो शायद गैस जलाना भी आता नहीं होगा उसे। बहू किचन में कामवाली के साथ लग जाती है। कभी उसे चाय बनाना सिखा रही है तो कभी सब्जी। दोपहर तक तो बहू की हालत खराब हो जाती है। माँ जी, कैसी नौकरानी रखी है, इसे तो कुछ भी नहीं आता। हाँ, पर बहू क्या करे, तू काम कर नहीं सकती और मेरी उम्र काम की नहीं रही। अब रोटी पानी तो खाना ही है ना बहू। हाँ माँ जी, पर कुछ तो आना चाहिए ना। अरे बहू, कोई बात नहीं, साफ सुथरी सुंदर ऐसी वाली कोई मिलती भी तो नहीं है जल्दी से। बहू क्या करती, सास की बात सुनकर कमरे में चली जाती है। किसी तरह अगली सुबह बहू वॉशरूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि पति कामवाली को पीछे से पकड़ रखा है। ये क्या कर रहे हो? पति बीवी के सामने देखकर घबरा जाता है। अरे तुम यहाँ, फिर ये कौन है तुम्हारी साड़ी में? भैया जी ये तो हम है। तुमने मेरी साड़ी क्यों पहनी है? कहाँ से आई ये साड़ी? वो क्या है ना, माँ जी ने दिया था पहनने के लिए। तुम हमारे कमरे में क्या कर रही हो? वो माँ जी ने कहा था कि चाय दे दूँ आपको देर हो रही ना ऑफिस के लिए। बहू को सास पर गुस्सा आ जाता है, और वैसे भी इस बार तो मामला पति का था तो वो कहाँ शांत होती। सास के पास जाती है। माँ जी, पता है आज क्या हुआ हमारे कमरे में? क्या बहू, माना तेरी माँ नहीं हूँ, सास हूँ, लेकिन तेरे पति की तो माँ हूँ। अब तो क्या कमरे की बातें भी मुझसे करेगी? ना ना ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, शर्म आती है। बहू को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो कुछ कहती तभी वहां बेटा आ जाता है। बेटा जरा वो 10,000 देना। 10,000? क्यों माँ, क्या हो गया? अरे बेटा, काम वाले को सैलरी देनी होगी ना। 2 दिन के 10,000 क्यों? अब बहू कहाँ किसी को आजकल भरोसा है, एडवांस में पैसे लेते हैं आजकल। वैसे बनते तो 12,000 है, लेकिन मैंने इतनी बना कर रखी है कि 2,000 का डिस्काउंट मिल गया है। माँ जी, ये पैसे आप मुझे दे दीजिए और इसे जल्द से जल्द भगाइए। काम मैं कर लूंगी, वैसे भी इसे सारा काम समझाना पड़ता है। और फिर आज तो कमरे में। अरे बस बहू बस, क्या बार बार कमरे में है। नाना, मुझे शर्म आती है। अच्छा कमला, तू ना कल से मत आना। जा बहू, जरा चाय बना कर लाना बेटा।
बहू लग जाती है काम पर, सारी होशियारी साइड पर। सास मस्त बहू पस्त। नेहा और करण पिछले 3 साल से अफेयर में थे। करण का बस चलता तो वो डेट के पहले ही दिन नेहा को अपने घर ले आता, पर नेहा की तो ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई थी और जैसे ही नेहा के ग्रेजुएशन के एग्जाम्स ओवर होते हैं, अपने पूरे परिवार को लेकर करण नेहा के घर पहुंच जाता है। पेट से ही ये सब करना सीख गई थी क्या तू? हैं? अभी तो तेरे ग्रेजुएशन पूरे हुए हैं और करण क्या कह रहा है? सदियों पुराना प्यार है तुम्हारा। मम्मी प्लीज आप डांटिए मत नेहा को, वो घबरा जाती है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उस वक्त वो बेचारी बहुत छोटी थी। अच्छा, छोटी थी, छोटी उम्र में ये सब करती हैं लड़कियां। पढ़ने भेजा था मैंने इसे कि ये सब करने। बात तो नहीं बन रही, चलो वापस चलते हैं। अरे आप चुप रहिए जी। अब देखिए बहन जी, आज नहीं तो कल आप अपनी बेटी के हाथ पीले तो करेंगे ही। राजा महाराजा भी अपनी बहन बेटियों को घर पर नहीं बिठा सके, तो हम और आप क्या चीज़ है। अब नेहा अपनी पसंद के लड़के के घर जाए कि आपकी पसंद के, क्या फर्क पड़ता है। और किसी ने मना थोड़ी ना किया है। आप बिल्कुल नापिए तोलिए हमारे लड़के को, या आप कहे तो मैं इसे आपके पास ही छोड़कर चली जाती हूँ। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन सारे काम मुझे आते हैं और बिजनेस तो न जाने कितने सालों से संभाल रहा हूं मैं। मम्मी जी आपकी बेटी को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा, मन भी खुश रहेगा और पेट भी। मान भी जाइए मोना जी, लड़का अच्छा है, कमाता है, बीच बाजार में खुद की दुकान है। ये खुसुर पुसुर का ही तो नतीजा है जो ये लड़की आज मेरे सर पर बैठकर नाच रही है। आप तो बोलेंगे ही, आपकी बेटी के लक्षण देखकर पता चल रहा है कि बेटी आप पर गई है। ये बहस चल रही थी कि वहां करण उठकर किचन में चला जाता है और अपने होने वाले सास ससुर के लिए नाश्ता बना कर ले आता है। अब खाकर बताइए मम्मी जी, पापा जी कैसा बना है? आप तो हमें पाप लगवा रहे हैं करण बेटा। देख रही हैं आप मोना जी, यहाँ लड़के वाले आते हैं तो लड़कियों को खाने की ट्रे लेकर उनके आगे खड़ा होना होता है, और यहाँ करण बेटा जी खुद नाश्ता बनाकर हमारे लिए लेकर आए। ये रिश्ता अगर हाथ से निकल गया ना तो याद रखिएगा, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। हाँ, अब लड़का अगर ऐसा हो तो कौन ही रिश्ते के लिए मना कर पाता। जरा ना अनुकुर करने के बाद मोना भी राजी हो जाती है और नेहा करण की दुल्हनिया बनकर उसके घर आ जाती है। मुंह दिखाए के वक्त करण तो बाजी मार गया नयनतारा, बहू तो बिल्कुल कच्ची कली है। बिल्कुल सही कहा भाभी, असली दुल्हन तो इसी उम्र में बनना चाहिए। आजकल लड़की अपने धुन में रहती है, बुढ़ापे में जाकर तो दुल्हन बनती है। तूने ना बिल्कुल सही किया नयनतारा, सही उम्र में लड़की को लेकर आई है। अब तो इसे जैसे भी अपने सांचे में ढालेगी ये ढल जाएगी। पर एक दिक्कत है, इस उम्र की लड़की का मन बहकता बहुत है, जरा ध्यान रखियो। अरे ये क्या बकवास कर रही है तू? मेरा मतलब है कि हमारा करण तो पूरा पका आम है और ये बेचारी कच्ची, तो बचपना तो होगा ही इसमें, जरा संभल के चलना होगा। वहीं पास में बैठा सुरेश सब कुछ सुन रहा था। यही बात मैं जब तेरी माँ से कह रहा था तब इस औरत के दोनों कान फूट गए थे। कहाँ करण 29 साल का, कहाँ ये लड़की 20 साल की, इतना फर्क। सोच में भी तो अंतर रहेगी दोनों के। नेहा में समझदारी आते आते कम से कम 3 साल लगेगा। लड़कियां पहले ही मैच्योर हो जाती है पापा, और पहले के जमाने में तो 10-15 साल के डिफरेंस में भी शादी होती थी ना। वैसे भैया भाभी एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं, अगर कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता। भैया दिन भर कपड़े की दुकान में औरतों से डीलिंग करते हैं, वो आराम से हैंडल कर लेंगे भाभी के बचपने को। यहाँ सभी नेहा की छोटी उम्र को लेकर परेशान थे, पर नेहा एक समझदार गृहिणी की तरह रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी कर सभी को खाना परोसती है। मैंने चूल्हे की पूजा कर दी थी मम्मी जी, घर के मंदिर में भगवान को भोग भी लगा दिया और उसके बाद ही सभी को खाना परोसा है। अब सब खा लीजिए, उसके बाद मैं खा लूंगी। देख लिया, आप कह रहे थे छोटी बहू लेकर आए हो, आधा वक्त तुम्हें उसे चीजें समझाने में लग जाएगा। अरे ये तो सब कुछ पहले से ही जानती है। मेरा बेटा हीरा लेकर आया है, हीरा। हाँ भैया, इस बार तो मेरी ही गलती हो गई, माफ करना बहू। और तू क्यों बाद में खाना खाएगी? चल आजा, हमारे साथ ही खाना खाने बैठ जा बहू। बस एक बात ध्यान रखना बहू, इस घर में बाकी सभी तो मसालेदार खाना खाते हैं, पर मैं हमेशा सादा खाना ही पसंद करती हूँ। जी मम्मी जी, आपने तो बस 4 ही रोटी खाई, और रोटी दूं? दे दे बेटा, तेरी सास तो 7-8 परोठे यूं खा लेती है। हाँ तो आपका क्या जा रहा है? अपने शरीर का खाती हूँ, खाऊंगी नहीं तो शरीर संभलेगा कैसे?
अब नेहा हर वक्त अपनी चीजों के साथ साथ अपने ससुराल वालों की चीजों पर भी ध्यान रखती, ताकि सभी के सामने ये प्रूव कर सके कि भले ही वो उम्र में छोटी है पर समझदारी में बड़ी है। दिन बीतते जाते हैं और ऐसे ही एक रोज नेहा जब अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, वो देखती है कि कुछ दूर बाइक पर बैठा एक लड़का उसकी छत की ओर किसी को देखकर हाथ हिला रहा है। ये अनजान लड़का हमारी छत की ओर देखकर किसे हाय कर रहा है? अभी पकड़ती हूँ। जैसे ही नेहा आगे बढ़ती है, वो लड़का अपनी बाइक ऑन करके फरार हो जाता है। ये कौन था और मेरे आगे बढ़ती फरार क्यों हो गया? नेहा इस बारे में अपनी सास को बताने जैसे ही घर के अंदर जाती है, वो देखती है कि छत की सीढ़ियों से उसकी सास नीचे आ रही है। छत पर आप थी मम्मी जी? हाँ बहू, ऊपर के स्टोर रूम में मैंने कुछ सामान रखा था ना, वही लेने गई थी। पर मम्मी जी के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मम्मी जी झूठ क्यों बोल रही हैं? 2 दिन बाद नेहा किचन में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास नयनतारा किचन में आती है। क्या बना रही हो बहू? वही मम्मी जी जो आपने बताया है। प्रिया दीदी के लिए दाल तड़का और चावल, और पापा के लिए इन दोनों के साथ भिंडी की सब्जी, करण के लिए इसके साथ पापड़ और अचार, और आपके लिए चावल और प्लेन दाल। वही तो मुझे लगा है कि बहू तू मेरे लिए सादा खाना बना रही होगी। अरे कब तक सादा खाना खाऊंगी मैं? मेरे लिए भी ना दाल तड़का और चावल और साथ में भिंडी बनाना बहू। अचानक से सादे खाने से अब मसाले वाले खाने पर कैसे आ गई मम्मी जी? अब सबके लिए तू तड़का बना रही होगी तो मेरे लिए अलग से प्लेन दाल क्यों बनाना है? और अचार और पापड़ देना मत भूलना। ये मम्मी जी का स्वाद अचानक कैसे बदल गया? दोपहर में सभी एक साथ खाना खाते हुए टीवी देख रहे थे। तभी टीवी सीरियल में एक ऐसा सीन आता है जो नेहा के शक को और मजबूत कर देता है। मैं तो उसी दिन समझ गया था पारो कि तुम्हारे जीवन में कोई और है, जिस दिन से तुम्हारी पसंद नापसंद बदलने लगी थी। मीठा खाने वाली मेरी पारो समोसा और चाट उड़ा रही थी। जिस पारो को रंग बिरंगे कपड़े पसंद थे, वो फीके रंग पसंद करने लगी थी। वो पसंद तुम्हारी थी ही नहीं पारो, वो तो कोई और था जिसकी पसंद तुम पर हावी हो रही थी। कहीं ऐसे ही मम्मी जी पर किसी और की पसंद तो हावी नहीं हो रही? उनकी कोई सहेली होगी। मम्मी जी और चावल लाऊं? आज तो आपने ना के बराबर खाना लिया है। तू मुझे मोटी करके नहीं मानेगी क्या है? बहू ऐसे भी चावल में फैट होता है। अपनी बॉडी को तो खुद ही मेंटेन करना होगा ना। मेरा हो गया। अपनी सास में इतने बदलाव देखना नेहा को नहीं पचता और वो रात को बेडरूम में करण से कहती है, तुम आजकल नोटिस नहीं कर रहे करण, मम्मी जी ना बदली बदली सी लग रही है। वो ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। और अब डाइटिंग क्यों करनी है? वो भी इस उम्र में? तबीयत बिगड़ गई तो? अरे हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं बात करता हूँ मम्मी से। अगली सुबह जब सभी नाश्ते का इंतजार कर रहे थे, नयनतारा पार्लर जाने के लिए तैयार होती है। आप कहाँ जा रही है मम्मी? अभी तो आपने नाश्ता भी नहीं किया। अरे मैं आती हूँ ना पार्लर से बेटा, और वहीं बाहर फ्रूट सलाद भी खा लूंगी, तू फिक्र मत कर। नयनतारा हड़बड़ी में बाहर निकलती है। उसका फोन कमरे में ही छूट जाता है। सभी खाने पर बैठे होते हैं कि नयनतारा का फोन उसके कमरे में रिंग होता है। तेरी सास का फोन बज रहा है, लगता है कमरे में ही छोड़कर चली गई। जरा देख तो बहू कौन फोन कर रहा है। नेहा अपनी सास के कमरे में जाती है, जहां उसकी सास के फोन में हार्ट बीट नाम से एक नंबर फ्लैश हो रहा था। राम 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 राम, पापा जी तो बाहर बैठे हैं, तो मम्मी जी ने किसका नंबर हार्ट बीट नाम से सेव किया है? आजकल हर रोज मम्मी जी शाम को बाहर भी निकलती है, फिर ये पार्लर, डाइटिंग। छी 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 छी, इस उम्र में मम्मी जी कोई और रास्ते पर तो नहीं निकल पड़ी? नेहा का शक बढ़ता ही जा रहा था कि रात को 12 बजे नेहा को घर के हॉल में कुछ आवाज सुनाई देती है। नेहा बाहर आती है और देखती है कि बाहर तो कोई नहीं। आवाजें तो आ रही थी हॉल में, वैसे ये खिड़की क्यों खुली है? नेहा खिड़की बंद करने के लिए जाती है कि बाहर वो उसी लड़के को बाइक से वापस जाता हुआ देख लेती है जिसे उसने सुबह में देखा था। वो अभी कुछ समझ पाती कि वो अपनी सास को वॉशरूम से उनके कमरे की ओर जाता देख लेती है। अब तो नेहा को यकीन हो जाता है कि उसकी सास का इस अनजान लड़के से चक्कर चल रहा है। वो सीधा अपने कमरे में जाती है और करण को उठाती है। मुझे बच्ची कहा जा रहा था। अरे भाई, मैं बिगड़ सकती थी, मुझ में बचपना है, 20 साल की लड़की हूं मैं। पर मम्मी जी, उनको क्या हो गया? 45-50 की कोई उम्र होती है बिगड़ने की? इतनी छोटी उम्र के लड़के से अट्रैक्टेड है मम्मी जी। अभी तो दीदी की शादी भी नहीं हुई, बेटी कंवारी है और माँ अपनी डोली उठाने तैयार बैठी है। अगर पापा जी को पता चल गया तो उन्हें सदमा लग जाएगा, और कहीं उन्हें हार्ट अटैक आ गया तो बदनामी तो मेरी होंगी ना। लोग तो कहेंगे बहू के आने से ससुर चल बसा। अरे पागल हो गई हो क्या? पापा ठीक कहते थे, इतनी छोटी उम्र की लड़की मत लेकर आओ। उसे समझाते समझाते परेशान हो जाओगे तुम। ऐसा ही होता है, छोटी उम्र की लड़कियों का दिमाग
इस बार ये गलती कर दी तुमने, दोबारा से मेरी माँ के बारे में मेरे सामने कुछ कहने की जरूरत भी मत करना। पर नेहा कहाँ रुकने वाली थी। वो तो अपनी सास पर नजर रखने लगती है। आज ठीक 11 बजे जैसे ही नेहा उस लड़के की बाइक को आता देखती है। प्रूफ मांग रहा था ना करण मुझसे, अब मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी, सीधा पापा जी को ही बताऊंगी। नेहा सारी बात जाकर अपने ससुर को बताती है। नहीं, बहू कहते ये झूठ है। इस उम्र में तेरी सास, नहीं नहीं नहीं, अब मुझे समझ में आया कि क्यों ये औरत पार्लर के चक्कर पर चक्कर लगा रही थी। जिस औरत ने कभी 4 इंच से छोटी बाजू का ब्लाउज नहीं पहना, वो आजकल स्लीवलेस ब्लाउज पहने जा रही थी। बहू तुझे कोई गलत फहमी तो नहीं हुई ना? मुझे पता था आपको भी ये बात सच नहीं लगेगी, इसलिए मैं आपको प्रूफ दिखाने लेकर आई हूँ। और घर की खिड़की से छुपकर दोनों ससुर और बहू बाहर देखते हैं, जहां नीचे से वो अनजान लड़का नेहा के घर की छत की ओर देखकर फ्लाइंग किस कर रहा था और ऊपर से नयनतारा नीचे देखकर फ्लाइंग किस कर रही थी। हाँ, ये दृश्य देखकर सुरेश तो वहीं बेहोश हो जाता है। पापा जी, दीदी जल्दी यहाँ आइए, ये देखिए पापा जी को क्या हो गया। करण, कोई है, कोई तो आओ। मम्मी जी क्या आएंगी, ये तो उन्हीं के कारण हो रहा है। क्या हो गया पापा को? बताया था मैंने कि मम्मी जी जिस रास्ते पर चल पड़ी है वो गलत है, पर तुम थे कि मानने को तैयार नहीं थे। सब कुछ पापा ने अपनी आंखों से देख लिया और देखो क्या हालत हो गई इनकी। अरे जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। तभी प्रिया भी भागती हुई वहां आती है। कहाँ थी दीदी आप? ये देखिए क्या हो गया पापा जी को। वही तो देख रही हूँ भाभी, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। तभी अपनी आंखें खोलता हुआ सुरेश कहता है, कोई किसी को फोन नहीं करेगा। यह बात घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए बेटा। मैं लुट गया बेटा, अब तेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी। पापा आप गलत समझ रहे हैं, वो क्या है ना कि मैंने सब कुछ देख लिया बेटा। वो चुम्बन है, भगवान छी, 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 कितना गिर गया है ये समाज, मुझे नहीं जीना। वो चुम्बन नहीं था पापा। भाभी आप समझाइए ना पापा को। मुझे कोई समझाएगा कि क्या हो रहा है? तेरी माँ के लक्षण कुछ दिन से बदले थे। बहू वो सब कुछ नोटिस कर रही थी। उसने मुझे बताया कि आजकल कोई लड़का आता है और तेरी माँ से मिलता है। तेरी माँ के फोन में उस लड़के का नंबर हार्ट बीट से सेव भी है और वो हर रोज छत से उसे इशारा करके बुलाती है। अरे आज तो मैंने दोनों को फ्लाइंग किस करते हुए देख लिया बेटा। क्या? मम्मी ऐसी कब से हो गई? मुझे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही। पर शायद ये सच भी हो सकता है, क्योंकि 40 के बाद औरतों का दिमाग फिरता है। मेरी दुकान में भी ना बहुत सारे जेंट्स आते हैं, सबकी यही शिकायत रहती है। लोगों से गलतियां हो जाती है पापा, हमें मम्मी से बात करनी चाहिए। मम्मी से क्या बात करेंगे आप लोग? गलती पापा की है। क्यों तैयार होकर नहीं रहते आप? यहाँ मम्मी स्लीवलेस पर स्लीवलेस पहन रही है और आप अपनी उम्र से 10 साल और पुराने कपड़े पहन लेते। जरा टी शर्ट जीन्स पहनना शुरू कीजिए। उन्हें पसंद भी तो वही आया है ना, टी शर्ट पैंट वाला लड़का। पर तेरी सास ने खुद ही मुझे ऐसे कपड़े ला कर दिए थे बेटा। मुझे नहीं जीना। यहाँ नीचे सुरेश का संसार लूट रहा था। वहां नयनतारा अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। कुछ देर बाद हंसती हुई नयनतारा नीचे आती है। सभी उसे एकटक देखने लगते हैं। फोन कर उस लड़के को और यहाँ बुला। किसे? कौन से लड़के की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, अब आप बताना नहीं चाह रही मम्मी जी तो कोई बात नहीं। पापा जोर जबरदस्ती करनी ही क्यों है? आप बस मम्मी जी का फोन अपने पास रख लीजिए। वैसे भी वो दोबारा आएगा ही। दिन में 2 बार खूबसूरती का दीदार करने आते हैं ना लाड साहब। और रात को ठीक 1 बजे रोज की तरह जैसे ही विपुल दरवाजे पर आता है, करण, सुरेश और बाकी सभी मिलकर उसे दबोच लेते हैं। विपुल, तुम्हारा चक्कर मेरी माँ के साथ है? अरे मेरा चक्कर तो तुम्हारे साथ है। हे भगवान, ये लड़का मेरी माँ मेरी बहन दोनों के साथ एक साथ चक्कर चला रहा है। ननद पर निगाहें और सास पर निशाना। लूटने के लिए तुझे हमारा ही घर मिला था क्या, आवारा लड़के? और दीदी आप तो पता करती ये लड़का कैसा है। और सुरेश फिर से बेहोश हो जाता है। ये तेरे पापा जी बार बार बेहोश क्यों हुए जा रहे हैं? मैं नहीं चाहती इस लड़के को। ऐ लड़के, कौन हो तुम? पर मैं आपको जानता हूँ आंटी जी। देखा जानता ही है मम्मी जी को। और मम्मी जी को आंटी क्यों बोल रहा है? प्रिया ने मुझे बताया आपके बारे में। मैं प्रिया को पसंद करता हूँ आंटी जी, और प्रिया भी मुझे पसंद करती है। पर आप लोग इस तरह मुझे कंबल में बांध कर मारते हुए क्यों लेकर आए? क्या प्यार करना गुनाह है? बताइए करण भैया, आपने भी तो लव मैरिज किया। अच्छा हुआ कि तुम्हारा और प्रिया का रिश्ता हमारे सामने आने से पहले
तुम्हारा और मेरी माँ का रिश्ता मेरे सामने आ गया। शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी माँ की उम्र की औरत के साथ? छी। और मम्मी, आपको शोभा देता है? आप रात को इस लड़के से मिलती हैं, सुबह 11 बजे छत पर इसे फ्लाइंग किस देती हैं। अगर कोई देख लेता तो? अरे क्या बके जा रहा है, मैं तो सुषमा के पोते को फ्लाइंग किस दे रही थी। अच्छा, और रात को 1 बजे आप हॉल में नहीं आई थी? अरे बहू, वो क्या है ना, रात को मुझे भूख लग जाती है तो मैंने चिप्स का पैकेट ला कर रखा है, वही हॉल में बैठ कर खाती हूँ और खिड़की से पैकेट बाहर फेंक देती हूँ। अब विपुल सब समझ जाता है। मैं समझ गया, ये ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं। तुम बता दो ना प्रिया, जब मैं तुमसे मिलने आता हूँ तो तुम कहाँ होती हो? 2nd फ्लोर पर। और इत्तेफाक से जब मैं तुम्हें 2nd फ्लोर पर हाई कर रहा था, उसी वक्त तुम्हारी मम्मी छत पर किसी और को हाई कर रही थी। भाभी को खिड़की के अंदर तुम तो नहीं दिखी, पर छत पर खड़ी हुई तुम्हारी मम्मी दिख गई, इसलिए भाभी को कुछ और लगा। और रात को भी जब तुम मुझसे मिलकर जाती होगी, मम्मी चिप्स खाने आती होंगी, इसीलिए भाभी हमेशा मम्मी जी को वहां देख लेती होंगी। तो मम्मी की फोन में हार्ट बीट से किसका नंबर सेव है? और मम्मी का ये सजना सवरना? अरे भाई, मम्मी मेरी सुपरस्टार नाम का एक शो आ रहा है हमारे शहर में ऑडिशन लेने के लिए, तो सुंदर तो दिखना पड़ेगा ना मुझे, उसी की तैयारी में लगी हुई हूं मैं। और हार्ट बीट तो गलती से तेरी मौसी का नंबर मेरे फोन पर सेव हो गया था। अब सभी समझ जाते हैं कि ये ब्लंडर नेहा के कारण हुआ है। खुद को मैच्योर साबित करने के चक्कर में उसने चीजों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। सभी मिलकर नयनतारा से माफी मांगते हैं और विपुल से भी। विपुल और प्रिया के इस प्यार को पूरा घर एक्सेप्ट कर लेता है और प्रिया की शादी विपुल से हो जाती है। ये कहानी है छाया नाम की एक महिला की, जो नैन्सी त्यागी की बहुत बड़ी फैन बन जाती है और उसके जैसा कुछ नया करने लग जाती है। तो एक दिन जब छाया अपने फोन में नैन्सी त्यागी की वीडियो देख रही थी, वाह नैन्सी त्यागी वाह, क्या ड्रेस बनाई है, ऐसी ड्रेस तो कोई बड़े से बड़े डिजाइनर भी ना बना पाए। तो ऐसे ही नैन्सी त्यागी की वीडियो देखते देखते छाया को करीब 1.5 घंटे हो जाते हैं। दरअसल छाया अक्सर नैन्सी त्यागी की वीडियो बहुत देर तक देखा करती। चलो, नैन्सी की वीडियो तो बहुत सारे देख ली, अब ज़रा उसके जैसा कुछ ट्राई भी तो कर लूँ। नैन्सी की वीडियो देखने से ही सब कुछ नहीं होगा, अब मुझे भी कुछ ट्राई करना होगा, क्योंकि मुझे याद है मैं भी जब छोटी थी तो नैन्सी की तरह गुड़िया के कपड़े सिला करती थी। उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि सबसे पहले उसने कपड़े सिलने की शुरुआत अपनी गुड़िया से ही की थी। बहू, अरे पापा जी आप? बहू मेरी चाय कहाँ है? अरे मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, हाँ आपकी चाय बनाकर मैंने टेबल पर रख दी और आपको बताना ही भूल गई, अब तक तो ठंडी भी हो गई होगी। अरे बेटा, लगता है नैन्सी के चक्कर में तू घर के काम भी भूल जाएगी। अरे पापा जी, हाँ आपको भी पता चल गया क्या कि मैं नैन्सी त्यागी की वीडियो देखती हूँ? और नहीं तो क्या। अच्छा पापा जी रुकिए, मैं अभी आपके लिए फिर से चाय बना कर लाती हूँ। जल्दी से ला। छाया चाय बनाने के लिए रसोई में जाती है उसी रात। अरे छाया, रात के 11 बजने वाले हैं और अभी तक तुम ये क्या काटा पीटी कर रही हो? अरे काटा पीटी नहीं कर रही हूँ, फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग, वो भी ऐसे? हाँ हाँ, आप मजाक उड़ा लीजिए मेरा, लेकिन जब मैं ये शर्ट पूरा कर लूँगी ना तब आप भी हैरान रह जाएंगे। और वैसे मैं ये आपके लिए बना रही हूँ। क्या, मेरे लिए? ठीक है ठीक है, अगर तुम्हारे ऊपर कपड़े सिलने का भूत सवार हो गया है तो हम भी थोड़ा देख लेते हैं कि क्या बना पाती हो तुम। हाँ वो तो आप देख ही लेना। फिर क्या, छाया अपने पति के लिए कपड़े सिलने लग जाती है। वहीं उसे अपने पति के लिए ये शर्ट बनाने में करीब 2 दिन लग जाते हैं और उसका पति भी बड़ा खुश होता है कि उसकी पत्नी आखिर उसके लिए इतनी मेहनत कर रही है। लीजिए बन गया ये शर्ट। वाह, शर्ट दिखने में तो बड़ी कमाल लग रही है। मैंने जो बनाई है। वो तो है। आयुष्मान अपनी पत्नी के द्वारा बनाए हुए शर्ट को ट्राई करता है। ये शर्ट थोड़ी टाइट नहीं लग रही? अरे मैंने आपके लिए इतनी मेहनत से रात भर बैठकर इसे सिलाया और आप कमियां निकाल रहे हैं। क्या करें, औरतों की जिंदगी ऐसी होती है, जिंदगी भर उन्हें उनकी कमियां ही सुनाई जाती हैं और आप भी वही कर रहे हैं। अरे भाग्यवान, इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी निराश क्यों हो रही हो? मैंने तो बस ये कहा ना कि शर्ट थोड़ी टाइट है, ये थोड़ी ना बोला कि मैं नहीं पहनूंगा। अगर आप मुझसे इतना ही प्रेम करते हैं तो कल आपके ऑफिस में आपकी मीटिंग है ना, आप यही शर्ट पहन कर जाइएगा, और अगर आप नहीं पहन कर गए ना तो हम समझ जाएंगे आप हमसे प्रेम नहीं करते। ओफो, ये और तो भी ना। कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने कहा कुछ कहा,
तुम चिंता मत करो, मैं यही शर्ट पहन कर जाऊंगा। अब तो ठीक है। तो अगले दिन जब आयुष्मान के ऑफिस में मीटिंग थी, आयुष्मान वही टाइट शर्ट पहनता है। वो आज तो मैं लेट हो गया, जल्दी चलता हूँ। आयुष्मान जल्दी से ऑफिस पहुंचता है। चलो शुक्र है समय से पहुँच गया। थोड़ी देर बाद ऑफिस मीटिंग चालू होती है और जब ब्रेक होता है, ओहो आयुष्मान, क्या बात है? लगता है भाभी तुमसे बहुत प्यार करती है। सच में यार, वैसे हम दोनों को ये बात पहले तो पता थी, लेकिन अब कंफर्म हो गया। अबे तुम दोनों टांग खींच रहे हो क्या मेरी? अरे नहीं नहीं भाई। एक्टिंग तो ऐसे कर रहा है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। अरे मुझे वाकई भी नहीं पता तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। खुलकर बताओ ना क्या बात है। अरे जरा अपने कंधे के पीछे तो देख, भाभी जी ने शर्ट में तेरे लिए क्या लिखा है। क्या? भाभी ने लिखा है लव यू आयुष्मान जी। क्या? आयुष्मान जल्दी से सबसे बचता हुआ वॉशरूम में जाता है और वहां पर लगे हुए शीशे पर अपने शर्ट के पीछे लिखे हुए शब्दों को पढ़ता है। दरअसल ये अक्षर छोटे छोटे लिखे गए थे, इसलिए आयुष्मान ने ध्यान नहीं दिया था। अरे छाया, ये क्या किया तुमने? मेरी तो बेइज्जती करवा दी आज। हे भगवान। तभी उसके दोस्त पीछे से आ जाते हैं। अरे चिंता मत कर, वो तो अच्छा हुआ कि हम दोनों ने ही देखा है सिर्फ। और नहीं तो क्या। अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा मजाक मत उड़ाओ मेरा। और सुन, मैं इस ब्लैक मार्कर से इस लिखे हुए शब्दों को काट देता हूँ, इससे तेरी इज्जत बच जाएगी। उस दिन आयुष्मान को अपने दोस्तों के सामने थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है जब आयुष्मान घर जाता है। अरे छाया, तुम्हारी शर्ट टाइट थी फिर भी मैंने पहन ली, पर कम से कम ये तो बताना चाहिए था कि तुमने यहाँ पर क्या लिखा है। क्या? अरे बहू, तेरे अंदर अक्ल है कि नहीं? अरे इंदू जी, कोई बात नहीं, कौन सा बहू ने कोई जुर्म कर दिया है। जी आपने ना बहू को कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, इसलिए ऐसी हरकतें करती रहती है ये। आज छाया को अपनी सास की बहुत सुननी पड़ती है। आयुष्मान को भी बुरा लगता है। जब रात होती है तो वो अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है। ठीक है, लेकिन अगली बार आप सासू माँ को कुछ नहीं बताएंगे। हाँ पक्का, लेकिन तुम भी प्लीज़ दोबारा ऐसे कपड़े मत बनाना। आप ना ज़्यादा मत बोलिए, चुपचाप सो जाइए। आज आपने मुझे बहुत डांट पड़वाई है। अरे ठीक है। आयुष्मान सो जाता है। अगले दिन, चलो ये कपड़ा भी तैयार हो गया, ये मैंने बनाया है अपने पापा जी के लिए। हम देखते हैं कि छाया ने एक कुर्ता बनाया है और उस कुर्ते में छाया ने कप रखने का छोटा सा स्टैंड भी अटैच कर दिया है। छाया कुर्ता लेकर अपने ससुर के पास पहुंचती है। ये थोड़ा अजीब कुर्ता नहीं है बहू? अरे पापा जी, अजीब नहीं है, बल्कि ये कहिए कि कितना यूनिक है। इसमें मैंने आपके लिए कप रखने की छोटी सी व्यवस्था भी की है, ताकि आप इस पर आराम से कप रखकर चाय पी सके। हाँ बेटा, ये बात तो तूने सही की। अरे क्या सही की, तब से तुम दोनों की बकवास सुन रही हूँ। और ये क्या बना दिया है? इसे पहनकर आप सर्कस के जोकर लगोगे, और अगर किसी ने देख लिया तो बाप रे तौबा तौबा। अरे इंदू जी, इतनी मेहनत से बहू ने मेरे लिए बनाया है तो ट्राई करने में क्या जाता है। मैं इसे घर में ही पहन लूँगा, क्यों? ठीक है ना बहू? जी पापा जी। हे भगवान, इन दोनों को कौन समझाए। खैर, छाया के ससुर उसके बनाए हुए अजीबोगरीब कपड़े को पहन लेते हैं। वाह बहू, ये तो बड़ा ही कंफर्टेबल है। चाय पियो और चाय की प्याली इसके ऊपर रख दो। उफ, ये इंटरनेट में देख देख कर पता नहीं क्या ऊट पटांग कपड़े बना रही है। हे भगवान। वहीं दूसरी ओर, पापा जी को तो मेरा बनाया हुआ कुर्ता बहुत पसंद आया। चलो अब अपनी सासू माँ के लिए और देवर जी के लिए भी कुछ बना लेती हूँ। सबसे पहले देवर जी के लिए बनाऊंगी। घर का सारा काम निपटाकर छाया फिर से अपने कपड़े सिलने की मशीन के सामने बैठ जाती है और कपड़े सिलना शुरू कर देती है। वहीं 2 दिन बाद, लीजिए देवर जी आपके लिए ये शर्ट, और आप चिंता मत करिए, आपके लिए भी मैंने सेम कपड़े का शर्ट बना दिया है। कपड़े बच रहे थे ना, तो सोचा एक और शर्ट निकाल देती हूँ। देखिए ना, बताइए ना कैसा बना है। भाभी शर्ट तो काफ़ी अच्छा बना है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा जैसे इसका कपड़ा बहुत पतला है। देवर जी इतना सोचिए मत, ज़माना बदल चुका है। अरे नए नए फैब्रिक ट्राई करने चाहिए। हाँ भाभी जी, ये आपने सही बात कही। अच्छा ठीक है, मैं किचन में जाती हूँ, मैंने कुकर में ना छोले चढ़ाए। जी जी भाभी जी। छाया रसोई में जाती है। सुन बादल। हाँ भैया बोलिए। अगर तू चाहता है कि ये शर्ट तू ना पहने तो मत पहन, तेरी भाभी बुरा नहीं मानेगी, मैं उसे समझा दूंगा। अरे नहीं भैया, भाभी ने मेरे लिए इतने प्यार से बनाया है ये शर्ट, मैं पहन लेता हूँ इसे। अरे लेकिन
अरे भैया आप टेंशन मत लीजिए। बादल अपना शर्ट लेता है और अपने कमरे में चला जाता है। तभी शाम होती है और बादल अपनी भाभी की बनाई हुई शर्ट पहनकर अपनी गर्लफ्रेंड नैना से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पहुंचता है। बादल ये शर्ट, अरे नैना मुझे पता है ये शर्ट बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनी। दरअसल ये मेरी प्यारी भाभी ने मेरे लिए बनाया है तो मैंने पहन लिया। वैसे इतना बुरा नहीं है ना? हाँ बादल, इतना भी बुरा नहीं है, आओ बैठो। वैसे तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आराम से बैठकर प्यार भरी बातें करते हैं। तभी रेस्टोरेंट के अंदर एक औरत आती है जिसने सेम उसी फैब्रिक और डिज़ाइन की साड़ी पहनी हुई थी जिस कपड़े की छाया ने अपने देवर जी के लिए शर्ट बनाई थी। ये देखकर नैना हंसने लगती है। बादल वो देखो, तभी मैं कहूँ ये शर्ट थोड़ी अजीब क्यों लग रही है। पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं कि आखिर भाभी ने किस कपड़े से ये शर्ट बनाया है। तुम्हें कहाँ से पता होगा? मुझे ना बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रही है। अरे कोई बात नहीं, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इन कपड़ों की बनाई हुई शर्ट में भी तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। थैंक्स। ये तो अच्छा हुआ कि बादल की गर्लफ्रेंड काफ़ी फ्रैंक थी, इसलिए वो इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करती। लेकिन फिर भी बादल को ये अच्छा नहीं लगता। बादल घर पहुँचता है। अरे देवर जी, इतनी अच्छी शर्ट तो बनाई है, आप खामखा इस शर्ट में इतनी कमियां निकाल रहे हैं। भाभी जी बात को समझिए, कमी इस शर्ट में भले ही ना हो, लेकिन ये शर्ट एक साड़ी की बनी हुई है। हे भगवान, यकीन नहीं होता। अरे देवर जी, आप मेरी नज़रों से देखो ना, ये शर्ट बिल्कुल परफेक्ट है। अरे आप तो हीरो लग रहे हैं, हीरो। अरे तो बहू, तो मेरे हीरे बेटे को जीरो बनाने में क्यों लगी हुई है? उस दिन मैंने तुझे इतना समझाया था ना, तब भी तू नहीं समझी। यही तो कमी है ना माँ जी हमारी फैमिली में। अगर कोई बहू कुछ नया ट्राई करने का सोचती है तो आप लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते। अरे मुझे ये सब नहीं पता, ये सब बंद कर दे बस। लेकिन छाया भला कहाँ अभी मानने वाली थी। उसके अंदर तो फैशन डिज़ाइनिंग का भूत सवार हो चुका था। वो ऊट पटांग कपड़े बनाना अभी भी नहीं छोड़ती। एक दिन लो, सिलाई मशीन चालू है। इसका मतलब यह है कि अब कोई और निशाना बनने वाला है मैडम की फैशन डिज़ाइनिंग का। दरअसल आज छाया अपने बेटे के लिए अपनी साड़ियों के कपड़े से ढेर सारे निक्कर बना रही थी। ले चलो, मेरे बेटे के लिए सारे निक्कर और पजामे तैयार हो गए। मैंने कितने सारे पैसे बचा लिए। अब 4-5 महीने की छुट्टी। गुड्डू बेटा इधर आओ। हाँ माँ। ये देखो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। अब जितने चाहो पजामे बदलते रहना। अरे मम्मा, लेकिन मैं एक लड़का हूँ, ये आपने कैसे कैसे निकर बनाया मेरे लिए? इसमें फूल बना हुआ है, उसमें देखो कितनी सारी पत्तियाँ बनी हुई है। मैं नहीं पहनूंगा ये। चुप, बिल्कुल चुप। पहले तो तुम कभी ऐसे नहीं बोलते थे। जैसे ही 10 साल के क्या हो गए, कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लग गए। मम्मा, अगर ये पहनकर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊंगा तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। तो आज से तुम अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं जाओगे। वो सब बेवकूफ है, 1 नंबर के बेवकूफ। अरे तुम ही सोचो, ऐसे कौन से दोस्त होते हैं जो अपने दोस्त का ही मजाक उड़ाते हैं। मम्मा पर गुड्डू को तो जबरदस्ती वही कपड़े पहनने पड़ते हैं। नजर ना लगे मेरे गुड्डू को, कितना सुंदर लग रहा है। छाया ने लगभग अब सबके लिए नए नए कपड़े बना लिए थे, तो अब वो अपने लिए कुछ नया ट्राई करती है। रात भर बैठकर अपने लिए एक फैंसी ड्रेस बनाती है। ये ड्रेस मिस्टर इंडिया फिल्म की श्रीदेवी के हवाई गर्ल से इंस्पायर्ड है। तुम श्रीदेवी तो नहीं, लेकिन मुझे बोल लग रही हो। चुप रहिए ना आप। छाया की बनाई हुई ये ड्रेस काफ़ी अजीबोगरीब थी, काफ़ी टाइट भी थी, ऊपर से काफ़ी लॉन्ग भी थी। अरे जरा चलकर तो दिखाओ मेरी श्रीदेवी। छाया धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाती है। तभी वो नीचे गिरने वाली होती है कि आयुष्मान उसे पकड़ लेता है। वाह, क्या ड्रेस बनाई है। आपको तो बस बहाना चाहिए मेरा मजाक उड़ाने का। गुस्से में भी ना बहुत प्यारी लगती हो तुम। जाइए, मुझे इस ड्रेस में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ओहो। अगले दिन नैन्सी त्यागी को तो मानना ही पड़ेगा। वो बहुत स्ट्रगल करके इतना आगे बढ़ी है। उसने सक्सेस पाने से पहले बहुत सारी परेशानियां देखी थी और उसे बहुत ट्रोल भी किया गया था। इसलिए मुझे भी नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और रोज़ नए नए कपड़े बनाने चाहिए। फिर क्या, नैन्सी त्यागी से पूरी तरह से इंस्पिरेशन लेने के बाद छाया फिर से नए नए कपड़े बनाना शुरू कर देती है। अपनी सास के इतना मना करने के बावजूद भी वो सब के लिए बड़े ऊट पटांग कपड़े बनाती रहती है।
ए जी ये लीजिए आपके लिए स्पेशल पंखे वाला शर्ट। ये छोटा पंखा मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। कितनी गर्मी है, ऑफिस में तो आपको कितनी गर्मी लगती होगी ना, बस इसीलिए मैंने आपके लिए ये पंखे वाला स्पेशल शर्ट बनाया है। अरे ये क्या बना दिया, पंखे वाला शर्ट, वो भी पर्दे और साड़ी के कपड़ों का बना हुआ। अरे छाया, ये पहनने से अच्छा है कि मैं घर पर ही रहूं। आप भी ना बहुत बुरे हैं, कभी मेरी बात नहीं मानते। देखो छाया, ये बच्चों जैसी हरकतें करना बंद कर दो, थोड़ा बात को समझो। अगर मैं ऑफिस में ये पहन कर जाऊंगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अच्छा तो पार्टी में पहन लीजिए ना। हे भगवान, अब तुम्हें कौन समझाए। मुझे कुछ मत समझाइए, मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल सही कर रही हूँ। देखो छाया, अब बहुत हो गया, मैं ये शर्ट नहीं पहनूंगा तो नहीं पहनूंगा। ठीक है मत पहनिए, हमेशा अपनी मर्जी चलाइए। हम होते कौन है आपसे कुछ कहने वाले। देखो, इतनी छोटी सी बात के लिए लड़ो मत प्लीज। और इस तरह दोनों पति पत्नी के बीच बहसबाजी शुरू हो जाती है। इस बात से छाया बहुत उदास हो जाती है और घर में किसी से भी बात नहीं करती। अच्छा ठीक है, मुझे माफ़ कर दो। 5 दिन हो गए तुम किसी से भी नहीं बोल रही हो। अरे बोलो ना कुछ तो। अच्छा ठीक है बाबा, तुम जो कपड़े बनाओगी हम सब पहन लेंगे। अब तो खुश हो। हाँ फिर क्या, छाया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो जल्दी से अपनी मशीन के पास बैठ जाती है और घर के पुराने चादरों से सबके लिए नए कपड़े बनाने लग जाती है। लीजिए आप सबके लिए। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि इस बार छाया ने सभी के लिए एक ही डिज़ाइन के कपड़े का कपड़ा बना रखा था। ये पहनकर तो हम लोग रियल फैमिली लगेंगे। आज शाम को पड़ोस में पार्टी है ना, इसलिए हम सब यही पहनकर वहाँ जाएंगे। सभी लोग एक जैसे कपड़े पहनकर पार्टी में पहुंचते हैं और पार्टी में पहुंचते ही सभी लोगों की हंसी का पात्र बन जाते हैं। सभी की नज़र इस परिवार पर ही थी। ओहो इंदु, क्या बात है, आज तो एक जैसे कपड़े। सस्ते में किसी थान से कपड़ा लेकर एक ही दर्जी से सिलवाया है क्या? सच में, वैसे इतना भी बुरा नहीं लग रहा। एक ही पैटर्न का शर्ट, पैंट और कुर्ता और साड़ी भी बनाई है। और तुम्हारी बहू की ड्रेस, वाह वाह, कमाल लग रही है। दर्जी के टैलेंट की तो दाद देनी पड़ेगी। देखा बेटा, तेरी बेवकूफ़ पत्नी की वजह से हम सबको क्या क्या सहना पड़ रहा है। इंदु गुस्से से पार्टी से चली जाती है। वहीं अपने परिवार वालों की इतनी बेइज्जती होता हुआ देखकर छाया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जब ये परिवार अपने घर आता है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे समझ में आ गया है जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। चलो बहू, ये तो अच्छा हुआ। हाँ, सही समय पर अकल तो आई। ठीक है चल, माफ़ कर दिया। चलो अच्छा है पापा, अब मुझे वो रंग बिरंगी निक्कर नहीं पहननी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा भतीजे। अच्छा तो मैं क्या कह रही थी कि सभी के लिए एक लास्ट बार कपड़े बनाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं।